मैं हूं गोपाल, गांव का एक सीधा साधा लड़का। मेरा गांव छितौरा छोटा है, शांत है और बाहर से देखने पर एकदम वैसा ही लगता है जैसा किसी भी हिंदी उपन्यास का आदर्श गांव होता है। पीपल के नीचे बैठा बुजुर्ग, मिट्टी की महक और खेतों में काम करती औरतें। पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो ना तो पुलिस समझ पाई, ना ही गांव के तांत्रिक और ना ही मेरी माँ। साल था 2002। गर्मियां ही अपने चरम पर थीं। हर रात गांव के कुएं से औरतों के गायब होने की खबरें आने लगीं। शुरू में सबने सोचा कोई भाग गई होगी या मायके चली गई होगी, लेकिन जब एक एक करके 7 औरतें बिना कोई निशान छोड़े लापता हो गईं, तब डर ने गांव को जकड़ लिया। पहली थी शोभा चाची, मेरी माँ की सहेली। दिन भर खेतों में काम करती, रात को जब भी माँ से मिलती कहती, कुछ तो है, कोई देख रहा है मुझे। माँ हंस देती, इतना सोचती है तो ऐसा ही लगेगा। पर फिर एक रात वो नहीं लौटी। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी। लेकिन जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था, चूल्हा बुझा नहीं था, पानी का लोटा वहीं रखा था, जैसे अभी उठ के आएगी। लेकिन शोभा चाची फिर कभी नहीं दिखी। उसके बाद सिलसिला रुका नहीं। गांव के लोग अब एक दूसरे पर शक करने लगे। ये किसी का काम है, जादू टोना है, कोई तांत्रिक बदला ले रहा है। ऐसे तर्क हवा में तैरने लगे। लेकिन मैंने कुछ और देखा था, कुछ ऐसा जो किसी और ने नहीं देखा। शाम को मैं तालाब के पास बैठा था, जहां मैं अक्सर मछलियों को देखा करता था। तभी मुझे दिखाई दी वो परछाई, लंबी औरत जैसी, पर इंसान नहीं थी। वह सीधे कुएं की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा कोई औरत होगी, लेकिन उसका चलने का तरीका, उसकी चाल, जैसे कोई चल नहीं रहा हो, बस हवा में तैर रहा हो। मैं डर गया, घर भाग आया। माँ से कहा, माँ मैंने कोई देखा। माँ ने मेरी आंखों में देखा और चुप हो गई। क्या देखा? उसने पूछा। माँ, वो किसी औरत जैसी थी, पर उसके पैर उल्टे थे। माँ ने धीरे से मेरी कलाई पकड़ी, कांप रही थी। और तब पहली बार माँ ने मुझे बताया कि ये सब पहले भी हो चुका है, 30 साल पहले। तेरे नाना के जमाने में, माँ बोली, गांव की औरतें ऐसे ही गायब हो जाती थीं और हर बार कुएं के पास कुछ अजीब होता था, जैसे कोई गीले पैर छोड़ गया हो, लेकिन पानी की बूंदें उल्टी दिशा में जाती थीं। माँ ने बताया, एक औरत थी बिंदिया, जो गांव में नई ब्याह कराई थी। सुंदर, शांत, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। गांव में 1 साल बाद औरतें गायब होने लगीं। तब किसी ने उस पर शक किया। लोगों ने उसे जला दिया, जिंदा कह दिया, चुड़ैल थी। पर उसके बाद माँ ने फुसफुसा कर कहा, औरतें फिर से दिखने लगीं, पर जली हुई, सपनों में। मैं डर गया। रात को नींद नहीं आई और तब मेरे सपने शुरू हुए। मैंने देखा शोभा चाची कुएं के पास बैठी हैं। उनका चेहरा आधा जल चुका है, आंखें खाली, और वो बस एक ही वाक्य कह रही हैं, अब तेरी बारी है गोपाल। अगले दिन गांव में फिर एक औरत गायब हो गई, मेरी चचेरी बहन मीरा। वो सिर्फ 17 साल की थी। उस दिन मैंने ठान लिया, मुझे पता लगाना होगा ये सब हो क्या रहा है। मैं सीधा गया बुजुर्ग चौधरी दादा के पास, गांव के सबसे पुराने आदमी। उनकी उम्र अब 92 है, आंखें कमजोर लेकिन दिमाग तेज। मैंने पूछा, दादा ये सब क्यों हो रहा है? उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, हर 100 साल में एक आत्मा आती है इस गांव में और सिर्फ औरतों को ले जाती है। वो बदला लेती है, मर्दों को नहीं छूती, और हर बार वो तब आती है जब गांव में उसकी कहानी भुला दी जाती है। मैंने पूछा, किसकी आत्मा? दादा बोले, जिसे हमने जला दिया था, बिंदिया। अब तक मैं समझ चुका था, ये सब कुछ सिर्फ डर नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक कहानी जो हमने भुला दी और अब वो कहानी खुद को दोहरा रही है। अगली रात मैंने तय किया, मैं कुएं के पास जाऊंगा, अकेले, बिना किसी को बताए। रात के 2 बजे मैं अपने कमरे से चुपचाप निकला। सब सो रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी गीली हो और कुछ सड़ रहा हो। मैं पहुंचा कुएं के पास। चांद की रोशनी हल्की थी और तब मैंने सुना किसी के गाने की आवाज, मीठी पर डरावनी। एक औरत गा रही थी, कोई पुराना लोकगीत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा है, लाल साड़ी पहने, लंबे बाल, लेकिन चेहरा मेरी तरफ नहीं था। और जब वो मुड़ी, उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से बस एक ही शब्द निकला, गोपाल। मैं वहां से भागा नहीं, मैं जम गया।
और उसने धीरे धीरे उठकर मेरी तरफ कदम बढ़ाए, पर चल नहीं रही थी, तैर रही थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम सबने भुला दिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगी। और तभी मुझे धक्का लगा। मैं कुएं में गिर गया और जैसे ही मैं पानी में गिरा, मैं किसी और ही जगह था। एक पुराने समय का गांव, जहां बिंदिया जिंदा थी और सब उसके पीछे पड़े थे। पानी की ठंडी ठंडक ने मेरी हिम्मत छीन ली थी, पर मैं खुद को संभालता हुआ ऊपर आया। सांस फूल रही थी, दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे छाती फट जाएगी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उसी पुराने गांव में था जिसकी मैंने कभी किताबों में तस्वीरें देखी थी। ये जगह इतनी अलग, इतनी अनजान लग रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आया। चारों ओर मिट्टी की गंध, धूल से लिपटा हुआ बाजार और लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और तब देखा एक छोटी सी झोपड़ी के सामने लोग इकट्ठा थे। उनकी बातें सुनाई दी। बिंदिया ने फिर से कुछ अजीब किया है, गांव वाले परेशान हैं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और वहां जाकर पूछा, बिंदिया कौन है? वह क्या करती है? एक बूढ़ा आदमी मुझे देखकर बोला, बिंदिया? वह हमारी उसी पीढ़ी की लड़की है जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि वह क्यों इस कदर ताकतवर है। मैं और करीब गया तो देखा एक औरत खड़ी थी जो बिंदिया हो सकती थी। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई गहरा दर्द और क्रोध छुपा हो। मैंने उससे पूछा, तुम सच में कौन हो? औरतें क्यों गायब हो रही हैं? बिंदिया ने अपनी आवाज में भारीपन भरते हुए कहा, मैं वह हूं जिसे इस गांव ने जलाया, मार डाला, भुला दिया, और अब मैं इस दर्द का बदला ले रही हूं। जो मुझसे जुड़ी है उसे मैं छूती हूं। औरतें मेरी सच्चाई की गवाही हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस पल समझ गया कि यह कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक इतिहास है जो अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने उससे कहा, अगर तुम सच में न्याय चाहती हो तो मुझे बताओ कि कैसे हम इसे खत्म कर सकते हैं। बिंदिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, न्याय तभी होगा जब तुम अपने लोगों को सच्चाई दिखाओगे, जब लोग यह जानेंगे कि डर के कारण उन्होंने मुझे जलाया और कितनी गलतियां की। तभी मैं शांति पा सकती हूं। तभी आसमान में बादल घिर आए और बिजली चमकी। हवा तेज हो गई और मैंने महसूस किया कि मुझे वापस लौटना होगा। जैसे ही मैंने एक कदम पीछे रखा, वो जगह धुंधली होने लगी और मैं फिर से कुएं के किनारे वापस था। मेरी सांस अभी भी भारी थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने देखा कि आसपास सब सो रहे थे, लेकिन अब मुझे पता था कि मैं क्या देख चुका हूं। बिंदिया की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है जो हमें मानना होगा। मैं इस सच को कैसे सबके सामने लाऊं? और सबसे बड़ी बात, क्या गांव वाले इसे स्वीकार करेंगे? मैं वापस अपने घर गया, पर दिल में सवाल और डर घुला हुआ था। यह सिर्फ शुरुआत थी और मुझे अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी, सच के लिए। मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने पिता से बात करूंगा। वे गांव के मुखिया थे और सबकी सुनते थे। सुबह ही मैंने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। वे गंभीर चेहरे से बैठे थे, जैसे कोई बड़ी समस्या उनके सिर पर लटक रही हो। मैंने अपनी बात शुरू की, पिताजी, मुझे कल रात कुछ अजीब दिखा। बिंदिया की आत्मा से मिला, जो गांव की औरतों के गायब होने के पीछे है। पिताजी ने मेरी बात सुनकर माथा पकड़ लिया। गोपाल, ये सब बातों में विश्वास मत कर। ये पुरानी बातें हैं, किस्सा कहानियां जो डराने के लिए बनाई गई हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, पर मैं सच देख चुका हूं। मैं डर नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि गांव का सच सबके सामने आए। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, पर यह जान लो कि सच सबको नहीं भाता। अगर तुम इसे उजागर करोगे तो खतरा तुम्हारे लिए भी होगा। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और निकला। फिर मैंने गांव के उन बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया जो अभी भी पुराने समय की बातें याद रखते थे। सबसे पहले मिला था चौधरी दादा। उन्होंने फिर से वही कहानी दोहराई, लेकिन इस बार विस्तार से बताया कि कैसे बिंदिया को फंसाया गया था। उस वक्त गांव में एक अमीर जमींदार था जिसने बिंदिया के परिवार की जमीन हड़पने की कोशिश की। जब बिंदिया ने इसका विरोध किया तो जमींदार ने झूठे आरोप लगाकर गांव वालों को उकसाया। परिणाम स्वरूप बिंदिया को एक रात जिंदा जलाया गया। दादा ने कहा, उस दिन से उसकी आत्मा इस गांव में भटक रही है और जो भी उसकी कहानी भूल जाता है, उसकी पत्नी, बेटी या बहन गायब हो जाती है। मैं यह सुनकर भीतर तक हिल गया। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या यह सब केवल बदला है या फिर कोई समाधान भी है?
मैंने सोचा कि कुछ युवाओं को साथ लेकर सच्चाई खोजनी होगी। मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और गांव के पुराने कागजात, रिकॉर्ड्स और तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे हमें पता चला कि कई औरतों के गायब होने के मामले छुपाए गए थे और शायद प्रशासन भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। मेरी एक दोस्त सीमा ने कहा, अगर हम इसे मीडिया में लेकर जाएंगे तो लोग ध्यान देंगे। मैं मान गया, पर डर भी था कि इससे गांव की छवि खराब हो सकती है और कुछ लोग मुझे गलत समझेंगे। उसी दिन शाम को जब हम सब मिलकर योजना बना रहे थे, अचानक गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और दूर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। हम सब डर गए, पर सीमा ने कहा, यह वही आवाज है, बिंदिया की। उस रात हमारे लिए सब कुछ बदल गया। मैंने महसूस किया कि अब किसी भी हिम्मत या बहाने की जगह नहीं थी। सच को सामने लाना था, चाहे जो भी हो। और मैं जानता था कि यह लड़ाई केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए थी जो अब तक गायब हो चुके थे। अंधेरे में आवाज सुनकर हम सब वहीं रुके रहे। गांव की गलियों में फिर एक बार वही चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरी रूह कांप उठी। सीमा ने मेरे हाथ कसकर पकड़ ली। मैं जानता था यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अगले दिन सुबह मैंने अपनी मां से फिर से बात की, पर उसने बात करने से मना कर दिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर वह नहीं चाहती थी कि मैं इस बात को और आगे बढ़ाऊं। मैंने तय किया कि अकेले ही आगे बढ़ना होगा। गांव के पुराने कुएं के पास जाकर मैंने वहां के मलबे और मिट्टी को खंगालना शुरू किया। जमीन में कुछ कागज पड़े थे। वे पुरानी शिकायतें थीं जो कभी अधिकारियों को दी गई थीं, लेकिन बिना जवाब के रह गई थीं। उनमें एक नाम बार बार आया, ठाकुर राव। उसने गांव की औरतों के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मुझे महसूस हुआ कि समस्या सिर्फ आत्मा की बदले की नहीं, बल्कि यहाँ गहरे राजनीतिक और सामाजिक जाल बंधा हुआ है। मैंने सोचा कि इस बार मैं सीधे उस परिवार के लोगों से मिलूंगा जो इस सब के पीछे हो सकते हैं। ठाकुर राव के घर जाकर जब मैंने उनके सामने सवाल रखा तो वे गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने धमकी दी कि गांव के लोग इस तरह की बातों को हवा नहीं देंगे, पर मेरा डर खत्म हो चुका था। मैं जानता था कि सच सामने आना ही है। उस दिन मैंने तय किया कि गांव की औरतों के लिए लड़ना अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उनकी आवाज बनना है। मैंने स्थानीय पुलिस से मुलाकात की, पर वे भी आधे सामाजिक दबाव और आधे भय से चुप थे। तब मुझे महसूस हुआ कि अकेले कुछ नहीं होगा, मुझे बाहर की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरी अपनी बहन, जो कि गांव के सबसे सुरक्षित घर में थी, अचानक गायब हो गई। इस बार गायब होना दिखावा नहीं था, कोई छुपा नहीं सकता था। पूरा गांव हिल गया। मैं उसकी खोज में जुट गया, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसी दौरान मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा दस्तावेज तैयार किया, जिसमें हमने सबूतों और साक्ष्यों को इकट्ठा किया था। यह हमारे लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन औरतों के लिए न्याय मांगने की आवाज बन गई थी जो अब तक गुमनाम थीं। धीरे धीरे गांव में कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। वे जो सच जानना चाहते थे, वे जो डर से चुप थे। मेरी हर कोशिश एक नए संकट को जन्म देती, पर मैं रुकना नहीं चाहता था। उस रात जब मैं घर लौटा तो दरवाजे पर एक पर्चा मिला, जिस पर लिखा था, चुप रहना बेहतर है, वरना अगला शिकार तुम ही हो। मुझे पता था यह खतरे की घंटी थी, लेकिन अब मैं डरता नहीं था। मैं लड़ रहा था उन सब के लिए जिन्हें आवाज नहीं मिली थी, और इस लड़ाई का अंत अभी दूर था। पर्चा मिलने के बाद गांव की हवा और भी भारी हो गई थी। हर नजर मुझ पर थी, कुछ डर से, कुछ शक से, लेकिन मैं अब पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने तय किया कि अब किसी भी कीमत पर बहन को ढूंढना होगा। उसकी आखिरी बार देखी गई जगह पर जाना जरूरी था। वह जगह थी पुराने मंदिर के पास का जंगल, जहां अक्सर गांव की औरतें चुपके से मिलती थीं। वहां पहुंचकर मुझे जमीन पर कुछ फीके लाल रंग के निशान मिले, जैसे किसी ने खून छींटा हो। निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। मैं उनका पीछा करता हुआ गहरे जंगल में पहुंच गया, जहां हल्की सी रोशनी के बीच मुझे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। आवाजें किसी के गाने की थीं, पर उनके शब्द बुझ रहे थे। जब मैंने झाड़ी के पीछे देखा तो मेरी बहन नहीं थी, पर कुछ और था, एक पुरानी किताब। मैंने उसे उठाया और देखा कि यह वही किताब थी जिसमें बिंदिया की कहानी लिखी गई थी, पर उसमें कुछ ऐसे पन्ने थे जो पहले मैंने नहीं देखे थे। वे पन्ने किसी प्राचीन संस्कृत मंत्र की तरह लग रहे थे, जिसमें लिखा था कि अगर सच और न्याय का रास्ता बंद हो जाए तो आत्मा को शांति देने के लिए एक सच्चा बलिदान चाहिए।
मैं उस वक्त समझा कि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्य था जो सदियों से छुपा हुआ था। वापस गांव लौटते हुए मेरे मन में सवाल उभरे कि क्या मैं बलिदान देने को तैयार हूं? क्या मैं अपने डर को परास्त कर पाऊंगा? तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो एक धीमी आवाज बोली, गोपाल, जो तुम खोज रहे हो वह सच में है, लेकिन सच जानना मतलब अपने आप को भी खो देना है। कॉल कट गई। मुझे एहसास हुआ कि अब जो खेल शुरू हो चुका है उसमें मैं अकेला नहीं हूं। किसी और की निगाहें भी मुझे देख रही हैं, लेकिन कौन है वे? मैं अगले दिन गांव के बुजुर्गों से फिर मिला। इस बार उनके साथ तीखी बहस हुई। उन्होंने मेरी किताब को देखकर डर जताया और कहा, यह किताब हमारे पुरखों ने इसलिए छुपाई क्योंकि इसका सच जानना मौत के बराबर था। मैं नहीं मानता था कि सच डराने वाला होता है। मैंने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और उसी दिन गांव के कुएं के पास जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र का पहला शब्द बोला, हवा तेज हुई, पेड़ झुका और कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं डर गया, लेकिन रुका नहीं। तभी अचानक कुएं की गहराई से एक ठंडी हवा निकली और मुझे ठंडी सनसनाहट हुई। मेरे कानों में बिंदिया की आवाज आई, अब तुम्हें समझना होगा कि सच्चा बलिदान क्या होता है। क्या तुम तैयार हो? मैं थर्रा गया। यह लड़ाई अब सिर्फ सच के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए थी। मुझे पता था कि जो भी कदम आगे बढ़ाएगा उसका असर पूरे गांव पर पड़ेगा। मैं अपनी बहन की तलाश में था और शायद अपने आप को भी पाना चाहता था। यह सफर कठिन था, लेकिन रुकना नामुमकिन। मैंने उस रात पूरी नींद खो दी थी। बिंदिया की आवाज और कुएं की ठंडी हवा मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सुबह होते ही मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया और उनसे मदद मांगी। हम सब ने मिलकर तय किया कि हमें उस पुराने मंदिर की पूरी तहकीकात करनी होगी। मंदिर के पुजारी से मुलाकात की, लेकिन वह भी कुछ छुपाने जैसा था। उसने कहा, यह जगह पवित्र है, लेकिन यहाँ के राजों को बेवजह उजागर मत करना। उसकी बातों से मुझे और शक हुआ। मंदिर के पीछे एक गुप्त रास्ता था जो हमें एक छोटे से तहखाने तक ले गया। वहां हमें पुरानी दीवारों पर लिखे कुछ चित्र और शब्द मिले जो बिंदिया की कहानी से जुड़ते थे। उन चित्रों में एक महिला थी जिसके हाथ में मशाल थी और वह लोगों को अंधेरे से बाहर निकाल रही थी। उस महिला का नाम था नूरानी, जिसे लोग बिंदिया का पूर्वज कहते थे। हमने पाया कि यह परिवार सदियों से इस गांव के लिए एक रहस्य और शक्ति का प्रतीक रहा है, जिसे दबाने की कोशिश की गई। तभी बाहर से कुछ कड़क कदमों की आवाज आई। हम सब घबरा गए। मंदिर के बाहर ठाकुर राव के गुंडे खड़े थे। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि अगर हम और गहराए तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन डर के बजाय गुस्सा था कि लोग कितने अंधे हैं अपनी ही सच्चाई से। हमने तय किया कि अब चुप्पी तोड़नी होगी। उसी दिन गांव के चौपाल में जाकर मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे गांव के सामने वह सारी बातें रखी जो हमने खोजी थीं। शुरुआत में लोग हंसे, कुछ ने मुझे दोषी भी ठहराया, लेकिन धीरे धीरे कुछ औरतों ने भी हिम्मत जुटाकर अपने गायब हुए परिवार की बातें बताईं। ये पल गांव के लिए एक मोड़ था, परंतु ठाकुर राव और उसके समर्थकों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंसक कदम उठाए। उसी रात मेरे घर पर हमला हुआ। दरवाजे तोड़े गए, पर मैं और मेरे परिवार ने हिम्मत से सामना किया। उस घटना के बाद गांव में जो बदलाव आए वे छोटे नहीं थे। लोग डर के साथ जागरूक भी हुए। बहन की खोज जारी रही, परंतु यह लड़ाई अब केवल एक गायब व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरी प्रणाली के खिलाफ थी जो औरतों को दबाती और गायब कराती आई थी। मेरी आवाज अब कई औरतों की आवाज बन चुकी थी। मैं जानता था कि आगे और भी कठिनाइयां में आएंगी, लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। सच की राह मुश्किल जरूर थी, पर उससे कोई बच नहीं सकता, और मैं इस लड़ाई का आखिरी कदम तक साथ चलूंगा। उस हमले के बाद मेरी आंखों में आग जल उठी थी। अब मैं सिर्फ बहन को खोजने के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों के लिए लड़ रहा था जो अपनी आवाज दबा चुकी थी। गांव के कई लोग मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ डर के मारे चुप थे, तो कुछ में कहीं छुपा था साथ देने का जज्बा। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे हम इस अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें उन महिलाओं तक पहुंचना था जो डर के कारण चुप थीं। मैंने कुछ महिलाओं से मुलाकात की जिन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे ठाकुर राव और उसके गुंडे उनकी आजादी छीन रहे थे। उन्होंने बताया कि वे लोग उनकी परछाइयों की तरह हैं, हर कदम पर निगरानी करते और किसी को भी अपनी आवाज उठाने नहीं देते। सुनकर मेरा दिल टूट गया, पर साथ ही यह भी महसूस हुआ कि
कि ये महिलाएं अकेली नहीं थीं। उनकी हिम्मत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं और जोर से लड़ूं। एक दिन हम सब ने गांव के बाहर एक सभा रखी, जहां मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरा सच सबके सामने रखा। उस सभा में बड़ी संख्या में लोग आए जो पहले चुप थे, वे अब खुलकर अपने दर्द बयां कर रहे थे। इसी बीच हमें पता चला कि बहन कहीं दूर एक छुपे हुए घर में बंद है, जहां उसे डरा कर रखा गया है। मैं और दो मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त रात के अंधेरे में उस घर के पास गए। गुपचुप तरीके से हमने बहन की आवाज सुनी, जो चीख रही थी मदद के लिए। बिना देर किए हम घर में घुसे और बहन को सुरक्षित बाहर निकाला। उसकी आंखों में डर था, पर वह जिंदा थी। उस रात जब बहन को घर लाया गया, पूरे गांव में एक उम्मीद की किरण जगी। लोग अब जाग रहे थे, मगर ठाकुर राव और उसके लोग हम पर लगातार हमला कर रहे थे। पुलिस, प्रशासन, हर जगह दबाव था, लेकिन हमें हार नहीं माननी थी। मैंने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रह सकती। हमें बाहर की दुनिया को भी यह सच बताना होगा। इसके लिए हमने सोशल मीडिया, स्थानीय अखबार और एनजीओ की मदद ली। धीरे धीरे हमारी कहानी बाहर आने लगी। बाहरी लोग हमारे साथ खड़े होने लगे। हमारी लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। आज भी जब मैं अपने गांव की गलियों में चलता हूं, तो मुझे पता है कि कुछ औरतें अभी भी डर की परछाइयों में हैं, लेकिन वे अब अकेली नहीं हैं। मैं जानता हूं कि सच की यह लड़ाई लंबी है, लेकिन हर एक कदम पर हमने उम्मीद जगाई है। बहन की वापसी हमारे लिए सिर्फ एक शुरुआत थी, एक नई सुबह का पैगाम, और मैं तैयार हूं उस सुबह को पूरी तरह से लाने के लिए, चाहे जो भी हो। बहन की वापसी से गांव में एक नई उम्मीद जागी थी, लेकिन खतरे अभी भी मौजूद थे। ठाकुर राव और उसके समर्थक हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए और दबाव बढ़ाया। मैंने महसूस किया कि लड़ाई अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक बड़े जाल की तरह फैल गई थी। हमें और भी सावधानी बरतनी होगी। मैंने और मेरे साथियों ने तय किया कि हमें मजबूत संगठन बनाना होगा, जो महिलाओं के अधिकारों की आवाज बने। गांव के कई युवा औरतों और पुरुषों ने साथ दिया। हमने महिलाओं के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। वे अब डर से बाहर आ रहे थे और खुलकर बात करने लगे थे। लेकिन अभी भी कई लोग चुप थे, जिन्हें डर था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें भी नुकसान होगा। मैंने सोचा कि हमें शिक्षा के जरिए यह डर खत्म करना होगा। हमने गांव में पढ़ाई लिखाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए, खासकर महिलाओं के लिए। यह बदलाव धीरे धीरे असर दिखाने लगा। पुलिस ने भी दबाव में आकर कुछ कदम उठाए और कुछ मामलों में जांच शुरू हुई। मैं समझ गया कि सच के लिए लड़ाई लंबी होगी, लेकिन अब हम अकेले नहीं थे। बाहर से भी समर्थन मिलने लगा था। एक दिन जब मैं गांव की सीमा पर खड़ा था, तो मुझे लगा कि हम सचमुच में उस अंधेरे से निकल रहे हैं जिसने हमारे गांव को लंबे समय तक घेर रखा था। बहन अब घर पर सुरक्षित थी। गांव की औरतें धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगीं। मेरी लड़ाई अब एक आंदोलन बन चुकी थी, जो केवल हमारे गांव तक सीमित नहीं थी। मैं जानता था कि हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन अब हमारे पास उम्मीद थी। हम उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे जैसे गांव में बदलाव की हवा चलने लगी, ठाकुर राव और उसके समर्थक लगातार हम पर दबाव बढ़ा रहे थे। उन्होंने हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए नई नई चालें चलनी शुरू कर दी। हमें धमकियां मिलने लगीं, झूठे मामले बढ़ गए, पर हम अब मजबूत हो चुके थे। हम जानते थे कि डर के आगे झुकना नहीं है। हमारे संगठन में अब युवाओं की संख्या बढ़ने लगी थी, जो अपनी हिम्मत और जोश से हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। हमने गांव के बाहर भी समर्थन जुटाना शुरू किया, ताकि बाहरी ताकतें भी हमारी लड़ाई को समझें और मदद करें। एक दिन हमें खबर मिली कि ठाकुर राव अपने गुंडों के साथ कुछ औरतों को डराने धमकाने गांव के बाहर ले जा रहा है। हमने तुरंत एक टीम बनाई और उन्हें रोकने के लिए गांव के बाहर पहुंच गए। उस दिन वह संघर्ष सबसे कठिन था, पर हम जीत कर लौटे। यह जीत केवल हमारी ताकत नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की हिम्मत का प्रमाण थी, जो अब डर के बिना खड़ी हो रही थी। इस जीत के बाद गांव में धीरे धीरे बदलाव की एक नई लहर दौड़ गई। लोग अब खुलेआम बोलने लगे थे, औरतें अपनी आवाज उठा रही थीं। स्कूलों में लड़कियों की पढ़ाई बढ़ी, महिलाएं कामकाज में शामिल होने लगीं। मैं समझ गया था कि यह सिर्फ लड़ाई का एक पड़ाव था, पूरा सफर अभी बाकी था। लेकिन अब हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ गांव के सारे लोग थे और साथ ही बाहर की दुनिया का समर्थन भी था।
बहन की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए और हमने हर संभव कोशिश की कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं थीं। जहां डर का माहौल था, वहां अब उम्मीदों का उजाला था। यह सफर आसान नहीं था, पर यह हमारे लिए जरूरी था। सच की जीत के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी और मैं अपनी जान की परवाह किए बिना इसके लिए खड़ा रहूंगा। गांव में जो कुछ भी हुआ, उसने हम सबको बदल कर रख दिया था। बहन की वापसी और हमारी लड़ाई ने उस काले साए को धीरे धीरे मिटा दिया जो सालों से हमारे ऊपर था। अब औरतें खुलकर अपनी बातें कहने लगी थीं। गांव के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और गांव में एक नई ऊर्जा थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हमने जान लिया था कि डर को जितना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हमारी ताकत थी एकजुटता, साहस और सच के लिए अडिग इरादे। ठाकुर राव जैसे लोग हार गए, लेकिन सबसे बड़ी जीत उन औरतों की थी जो अब बिना डरे जी रही थीं, जो अपनी आवाज खुद उठा रही थीं। ये कहानी खत्म नहीं है, ये तो शुरुआत है उन कई गांवों के लिए जहां अब भी आवाज दबाई जाती है। आप भी अपनी कहानी, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हमें बताएं आपका नाम क्या है और आप हमारे इस संघर्ष के लिए किस तरह से साथ देना चाहते हैं। नीचे कमेंट में लिखें और बताएं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस कहानी को जितना साझा करेंगे, उतनी ही तेजी से यह बदलाव आएगा। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस सफर में कदम रखा। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और सच की राह पर कायम रहें।